जब से रचना माँ बनने वाली थी, तब से अनुज ही उसकी पूरी देखभाल कर रहा था। कुछ साल पहले तक तो उसकी माँ इस दुनिया में थी। तब दोनों सास बहू मिलकर घर गृहस्थी अच्छे से संभाल रही थी। लेकिन सास के गुजरने के बाद रचना बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। समय काटने के लिए उसने पास ही एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जब वो माँ बनने वाली थी, तब से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर ने भी उसे आराम करने के लिए कह दिया था, इसलिए उसने काम पर जाना भी छोड़ दिया था। ऐसे समय में अनुज ही अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रख रहा था। एक शाम अनुज ऑफिस से घर आया तो उसने बताया कि उसका ट्रांसफर हो गया है। रत्ना चिंतित हो गई और कहने लगी, यहाँ पर तो सब कुछ देखा समझा हुआ था। अब ऐसी हालत में तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है तो हम नए शहर में एडजस्ट कैसे करेंगे। इस बात पर अनुज ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ट्रांसफर कहीं और नहीं बल्कि सूरत में हुआ है। सूरत का नाम सुनते ही रचना खुश हो गई और कहने लगी, अच्छा, तब तो वहाँ से मेरा मायका भी नजदीक ही है। माँ भी बीच बीच में मेरी मदद करने के लिए आ सकती है। अनुज कहने लगा, बात दरअसल ये है कि मेरा ऑफिस तुम्हारे मायके के काफी नजदीक में ही है और ऑफिस की तरफ से मुझे फ्लैट भी मिलने वाला है। अब तुम देख लो कि तुम मायके में रहना चाहती हो या फ्लैट में। रचना बहुत खुश हो गई और कहने लगी, जब मम्मी का घर है ही तो हमें कहीं और रहने की क्या जरूरत है। वैसे भी तुम्हें तो पता है कि घर पर केवल माँ और मेरी बहन ही रहती हैं। माँ तो इतने सालों से सब कुछ अकेले ही संभाल रही हैं और मेरी छोटी बहन की दिमागी हालत के बारे में तुम जानते ही हो, उसका दिमाग ज़्यादा तेज नहीं है। ऐसे समय में माँ के साथ रहूंगी तो वह मेरी देखभाल भी कर पाएंगी और उन्हें अकेलापन भी महसूस नहीं हो पाएगा। वैसे भी बहुत सालों के बाद मुझे माँ के साथ रहने का मौका मिल रहा है, तो मुझे पक्का पता है कि माँ को भी हमारा साथ अच्छा ही लगेगा। अनुज ने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिला दिया। रचना ने अपने मायके में फोन करके अपनी माँ को सारी बातें बता दी थी। उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, तुम दामाद जी के साथ घर चले आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रचना अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ ने कुछ खास उत्साह नहीं दिखाया। बस वह अपनी छोटी बहन चारू की देखभाल में व्यस्त रहती थी। अगली सुबह जब रचना सोकर उठी तो उसे भूख लग रही थी। माँ, आज नाश्ते में क्या बनेगा? तो उसकी माँ कहने लगी, देखो बेटा, हम लोग नाश्ता वगैरह तो करते नहीं हैं, सीधा दोपहर में ही खाना खाते हैं। यह सुनकर अनुज बोल पड़ा, लेकिन मम्मी जी, हम लोग तो सुबह नाश्ता भी करते हैं और दोपहर भी खाना खाते हैं। अनुज की सास बेशर्मी से बोली, दामाद जी, आपको सुबह नाश्ता करना है तो खुद बना लीजिए, हम तो सिर्फ चाय टोस्ट ही खाते हैं। अनुज को मजबूरन अपनी गर्भवती पत्नी रचना और खुद के लिए पोहा बनाना पड़ा। पोहा बनते ही अनुज की सास और साली भी प्लेट लेकर बैठ गई। आज रचना मायके आकर बहुत शर्मिंदा थी। फिर अनुज ने हैरानी से अपनी सास की ओर देखा तो उसकी सास दांत दिखाते हुए कहने लगी, अरे दामाद जी, आपने नाश्ता ही इतना स्वादिष्ट बनाया है कि उसकी खुशबू से भूख सी लग गई है। अब चारों भी कह रही थे कि उसे भी पोहा चाहिए और मैं भी थोड़ा पोहा टेस्ट करना चाहती हूँ। देखो तो सही, आपने कैसा पोहा बनाया है। अनुज लिहाज के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन वह मन ही मन सोचने लगा, जब सुबह से रचना और मैं भूखे बैठे थे तब तो किसी को नाश्ता नहीं करना था, लेकिन अब जब मैंने नाश्ता बना दिया है तो सब लोग अपने प्लेट लेकर आ गए। अब अनुज ने पोहा इतना ज़्यादा तो नहीं बनाया था। सबको पोहा परोसने के बाद वह खुद 3-4 चम्मच पोहा खाकर पानी पीकर रह गया। रचना के मायके में ऐसा व्यवहार देखकर वो हैरान था, वरना उसे तो हमेशा यही सुनना था कि लड़की के मायके में दामाद को बहुत मान सम्मान दिया जाता है और दामाद की खूब आव भगत भी की जाती है। लेकिन यहाँ वह एक ऐसा परिवार देख रहा था जहाँ ये उम्मीद की जा रही थी कि सुबह सवेरे का नाश्ता दामाद ही बनाए। खैर, अगली सुबह का भी उसे पता ही था, इसलिए सुबह उठते ही वो रसोई में चला गया और अपनी पत्नी के लिए आलू के पराठे बनाने लगा। उसकी सास और साली दोनों मिलकर चाय और टोस्ट के मजे लेते हुए न्यूज़ देख रही थी। जैसे ही पराठा बनकर तैयार हुआ, वैसे ही वह लोग भी पराठा खाने के लिए आ गए। अनुज को तो पहले से ही अंदेशा था, इसीलिए इस बार उसने थोड़ा ज्यादा पराठे बना लिए थे। लेकिन अब उसे यह सब सहन नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन बस एक ही बात चल रही थी कि अगर उसके सास और साली को नाश्ता करना है तो वे रसोई में आकर थोड़ी मदद करवा दी। वैसे भी तो रचना के साथ रहता था तो सारा काम कर लेता था, लेकिन यहाँ ससुराल में आकर भी उसकी सास ने सारा काम मुझ पर ही छोड़ दिया था, तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। रचना को भी यह बात जरा भी पसंद नहीं आ रही थी कि उसकी माँ उसके पति से यहाँ पर सारा काम करवाए। कम से कम उसे मदद तो मिलनी ही चाहिए थी,
क्योंकि दोपहर का खाना बनाने के समय भी अनुज से मदद ली जाने लगी थी। अनुज परेशान हो उठा कि अभी तक तो उसकी छुट्टियां चल रही हैं, मगर जब वो ऑफिस जाने लगेगा तब क्या होगा? क्या तब भी उसे सुबह सवेरे उठकर पहले सबके लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा, अपना टिफिन तैयार करना होगा और तब ऑफिस जाना होगा। उसके बाद पीठ पीछे जब रचना को भी कभी कुछ खाने की इच्छा होगी तब तो उसकी माँ कुछ बना पाएगी या नहीं। यह सब व्यवहार देख देख कर उसे बड़ा दर्द महसूस हो रहा था कि क्या परिवार सच में ऐसा होता है? जब नाश्ता बनाने की बात आती है तब कहा जाता है कि हम तो नाश्ता करते ही नहीं हैं, और जब नाश्ता बन जाता है तब सबकी भूख जाग जाती है। उसकी सास और साली दोनों को पता था कि रचना की हालत फिलहाल कैसी है, फिर भी दोनों में से कोई भी उसका ध्यान रखने को तैयार ही नहीं था। अब साली का दिमाग तो थोड़ा कमजोर था, लेकिन सास तो सब समझती थी। अनुज को कुछ भी बोलते हुए झिझक महसूस हो रही थी कि कहीं रचना को इन सब चीज़ों से ठेस न पहुंचे, वरना उसे तो अब इस घर में रहने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। इधर रचना की मन में भी भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। कहने को तो घर में सब अपने ही थे, लेकिन फिर भी उसे मायके में परायों जैसा व्यवहार ही मिल रहा था। एक शाम बाहर गली में समोसा बेचने वाला आया तो अनुज की सास और साली जाकर बाहर समोसे खाने लगी। अनुज अपनी पत्नी के साथ कमरे में था। उसने रचना की हथेली थामते हुए कहा, रचना, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या तुम भी वैसा महसूस कर रही हो जो मैं महसूस कर रहा हूँ? रचना की आंखों में पानी आने लगा। वह अपने पति के कंधे पर सिर टिकाते हुए बोली, पता नहीं क्यों माँ हमेशा छोटी के बारे में ही सोचती है। मानती हूँ कि वह दिमागी रूप से थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं मुझे देखभाल और प्यार की ज़रूरत नहीं है। जब मैं यहाँ नहीं थी तो माँ सारा काम संभाल रही थी और छोटी का भी खूब ध्यान रख रही थी, लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद वह यह उम्मीद कर रही है कि मैं और तुम दोनों मिलकर इन लोगों का ध्यान रखें। तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो। अगर मैं ठीक रहती तो सब कुछ संभाल भी लेती, लेकिन फिलहाल तो मुझे ही मदद की ज़रूरत है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस घर में मैं किसी को मेरी परवाह भी है। बोलते बोलते वो फबक फबक कर रोने लगी। अनुज ने प्यार से उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसके आंसू को पोंछते हुए कहने लगा, देखो तुम ऐसी हालत में रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वो धीरे से बोली, मैंने यहाँ रहने का फैसला लेकर गलती कर दी है, लेकिन उस गलती को मैं सुधारना चाहती हूँ। तुम्हारी कंपनी की तरफ से जो फ्लैट मिल रहा है तुम उसे ले लो, हम वहीं पर रह लेंगे। जब इस घर में रहते हुए भी सब कुछ खुद ही करना है और मेरा ध्यान केवल तुम ही रख रहे हो, तो फिर हमें यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? हम अकेले रहेंगे तो केवल हमें हमारे लिए ही सारे काम करने होंगे। मैं एक बाई लगवा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मेरी माँ और बहन अलग ही रंग दिखा रहे हैं। वह चाहती हैं कि सारा काम तुम करो। अब ऐसा कैसे हो सकता है? जब घर में एक साथ ज़्यादा सदस्य हैं तो सभी को मिलकर काम करना चाहिए ना। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ससुराल भी ऐसा मिला था कि जब तक मम्मी जीवित थी तब तक वह मेरे साथ मिलकर घर के काम करवाती थी, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है तो मैं क्या करूँ? अगर आज वह इस दुनिया में होती तो हम इस तरह दूसरों का मोहताज न होना पड़ता। अनुज भी माँ को याद करके रो पड़ा। उसकी माँ बहुत अच्छी थी। जब रचना शादी के बाद ससुराल आई थी तब उसकी माँ हर एक कार्य में रचना की मदद करती थी। उन्होंने गृहस्थी की पूरी भागदौड़ रचना के हाथों में सौंप भले ही दी थी, लेकिन फिर भी हर काम में वह सक्रिय रहती थी। माँ की परवरिश का ही असर था कि अनुज भी रसोई के कामों में घर की मदद करवा देता था, लेकिन उसके इस स्वभाव का यहाँ कोई फायदा उठाया जा रहा था। और रचना को भी यह हरगिज मंजूर नहीं था कि उसकी माँ और बहन मिलकर अनुज की सीधेपन का फायदा उठाए। इसीलिए उसने भी मायके से अलग होकर रहना ही ठीक समझा। अनुज के मन में भी एक सुकून था कि उसने रचना को उसके मायके में आकर कुछ दिन रहने दिया, जिसके कारण आज रचना को सही फैसला लेने में आसानी हो रही थी, वरना वह तो खुद बहुत असमंजस में था कि वह पत्नी के मायके में रहे या फ्लैट में। सप्ताह भर की बात है, अनुज रचना के साथ अलग फ्लैट में रहने के लिए चला गया। इस पर उसकी सास ने बहुत नाक मुंह बनाया, लेकिन रचना और अनुज पूरी तरह से इस फैसले पर पहुंच चुके थे कि उनके लिए अलग रहना ही सही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कहानी के बारे में? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।